जो मेहनत से पढ़ता है, उसका कद भी खूब बढ़ता है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी भूगोल का दूसरा मॉडल सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा मॉडल सेट देखेंगे। भूगोल का जो कि एग्ज़ाम है इसका 12 फरवरी को। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका कर चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ऑब्जेक्टिव का। टोटल लगभग 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार हम लोग जो है इस सेट चला रहे हैं हम 1, 2 है ना, इस तरह का मॉडल सेट का सब्जेक्टिव का। तो ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दूसरा है, इससे पहले पहला बन चुका है। नहीं देखे होंगे तो उसको भी लिंक दे देंगे भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव। किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष, है ना, प्रतिकर्ष कारकों के 2 उदाहरण लिखिए, है ना। तो प्रतिकर्ष के 2 उदाहरण क्या है? प्रतिकर्ष कारक के 2 उदाहरण बेरोजगारी और रहन-सहन की निम्न दशाएँ। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि वृवित, है ना, वृवृत खनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? वृवृत खनन जो है खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्यों? तो क्योंकि वृवृत खनन में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च के अपेक्षाकृत कम होता है और उत्पादक शीघ्र व अधिक होता है। इसलिए जो है वो ये सबसे सस्ता तरीका पड़ता है। आगे क्वेश्चन है कि तृतीय क्रियाकलाप क्या है ना? तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसे क्षेत्र जिनमें की गई भूमि पर निवासियों को समस्त प्रकार की मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सेवाओं की सुविधा, जैसे कि आवास हो गया, पानी हो गया, अन्य व्यापारिक उत्पादन होता है। तो तृतीय अवसंरचना आदि उपलब्ध करवाकर बस्तियों जो है वो क्रियाकलाप कहलाते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में जो है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में कोई अंतर बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग में कोई अंतर बताना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन में होते हैं, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होता है किनके अधीन में होता है? सरकार के अधीन में होता है। जबकि निजी क्षेत्र जो है वो उद्योग स्वामित्व व्यक्ति के निवेशों के पास होता है ना। जो व्यक्ति स्वामित्व व्यक्ति निवेशक जो रहता है उसके पास में होता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल्य है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप जो है उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। और एक स्थान जो साधारणतः अस्थायी रूप से जो है बसा हुआ है उसे मानव बस्ती भी कहते हैं। और दूसरे शब्दों में किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह में जिसमें मानव निवास करते हैं वो मानव बस्ती कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, है ना। तो प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवासित व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद विचारधारा यह बतलाती है कि हमें प्रकृति का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं, है ना, सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। मानव को विकास की योजना क्रियान्वित करते समय प्रकृति के साथ सामंजस्य जो है स्थापित करना चाहिए। तो आपके अनुसार से जो है नव निश्चयवाद जो है क्या महत्व था? तो इसका महत्व ये था कि नव निश्चयवाद जो है विचारधारा यह बताती है कि हमें प्रकृति का सहयोग प्राप्त करके और उनके साथ जो है उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि मानव विकास जो है वो प्लान के हिसाब से, योजना के हिसाब से करना चाहिए। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है वो 5 का ही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखना है। मानव भूगोल क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखना है। तो मानव भूगोल जो है मानव एवं प्रकृति के अन्योन्य क्रिया का समायिक है एवं स्थानिक अध्ययन है। अध्ययन जो है विषय वस्तु में विशिष्टता को बढ़ते जाने के कारण इसका विषय क्षेत्र काफ़ी जो है विस्तृत हो गया है। यह मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करता है। और सामाजिक भूगोल के तहत जो है यह मानव की व्यवहारवादी जो है पक्ष, सामाजिक कल्याण, लिंग इत्यादि जो है इतिहास तथा चिकित्सा संबंधी पहलुओं का अध्ययन भी करता है। नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों का कार्य भी करता है, वर्गीकरण विकास भी करता है, नियोजन इत्यादि का। जबकि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से निर्वाचन एवं सैन्य, है ना, सेना का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल जो है
के तहत जनसंख्या संबंधित तत्वों का स्थानिक एवं कालिक अध्ययन एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, परिवहन और पर्यटन क्षेत्र जो है, पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जो है विस्तृत होता जाना, इसके विस्तृत होते परिमंडल का परिचायक भी है। आगे क्वेश्चन है कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना? तो जिन खनिजों में धातु का अंश उपस्थित होता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है और ये काफी मजबूत होता है और इसे मनचाहा आकार भी दिया जाना संभव है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा, चांदी, सोना, ये सब हो गया। लेकिन जिन खनिजों में धातु का अंश उपस्थित नहीं होता है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम इत्यादि हो गया। आगे क्वेश्चन है कि फुटकर व्यापारी का विश्लेषण कीजिए। फुटकर व्यापारी कौन होता है? तो फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलाप को फुटकर व्यापारी कहा जाता है। फुटकर व्यापार अधिकांशतः विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों एवं भंडारों से संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक द्वारा जो है ना, द्वार से द्वार डाक आदेश, दूरभाषा, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। फुटकर विक्रेता व व्यापारी जो है होते हैं जो थोक विक्रेताओं से और कभी-कभी सीधे उत्पादक से माल जो है वो खरीद कर उपभोक्ता तक क्या करते हैं, उपभोक्ता को बेच देते हैं और वे साधारणतः अपने कार्य की फुटकर दुकान के माध्यम से करते हैं तथा मालिक आप जो है विक्रय थोड़ी मात्रा में करते हैं और वे दिन प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को व्यापार करते हैं। सामान्यतः यह थोक विक्रेता के मुकाबले में फुटकर व्यापारी जो है वो को मतलब बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा वह व्यापार के नगद लेन-देन करता है और ये फुटकर व्यापारी जो है प्रमुख कार्य करती है। इस तरह से देख लीजिएगा। आगे जो है वो क्वेश्चन कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकृत कीजिए। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण कच्चे माल पर आधारित उद्योग को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है। कृषि आधारित उद्योग, है ना? इस वर्ग के उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और ऐसे उद्योग में भोजन जो है प्रसंस्करण हो गया उद्योग, चीनी उद्योग, सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफ़ी ये सारा चीज़ सम्मिलित है इसमें। उसी तरह से खनिज आधारित उद्योग, है ना? तो इस उद्योग जो इस वर्ग में वे उद्योग सम्मिलित हैं जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं और इनमें से कुछ उद्योग लौह अंश के धात्विक खनिज का उपयोग भी करते हैं। जैसे कि हो गया लोहा हो गया, है ना? इस्पात। जबकि कुछ उद्योग लौह धात्विक खनिज का प्रयोग भी करते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, रत्न, आभूषण हो गया। उसी तरह से है रसायन आधारित उद्योग। तो इस वर्ग के उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, नमक उद्योग हो गया, गंधक उद्योग हो गया, पोटाश उद्योग हो गया, ये सारा चीज़। आगे नियोजित बस्तियाँ क्या होती है ना? तो उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो सरकार द्वारा एक निश्चित योजना के अंतर्गत बसाई गई बस्तियाँ को नियोजित बस्ती कहते हैं और सरकार द्वारा किसानों से अधिगृहित, है ना? अधिगृहित की गई भूमि पर निवासियों को समस्त प्रकार की सुविधा जैसे आवास हो गया, पानी, अन्य अवसंरचना हो गया, इत्यादि उपलब्ध करवाता है और बस्तियों के विकसित किया जाता है। उदाहरण के लिए इथियोपिया में वहाँ के सरकार द्वारा जो ग्रामीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर जो है क्षेत्र में नहरी बस्तियाँ आदि नियोजित जो है बस्ती के मुख्य उदाहरण है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारक को वर्णन करना है। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला 3 कारण जो है वो पहला है बाज़ार तक गम्यता, है ना? मतलब बाज़ार तक पहुँच। जिन क्षेत्रों में किसी उद्योग की विशेष की वस्तुओं की खपत तक होती है वहीं वे उद्योग प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे करने से तैयार माल को बाज़ार तक पहुँचाने का व्यय कम हो जाता है और यह तब अधिक लाभप्रद होता है। जब तैयार माल कच्चे माल की तुलना में अधिक भारी होता है तो इसी कारण सीमेंट, फर्नीचर, काँच, मिट्टी के बर्तन, चीनी बर्तन आदि जो है उद्योग खपत क्षेत्र में समीपता पर निर्भर होते हैं। उसी तरह से आगे जो है वो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता उद्योग में जो है वो है ना, उद्योग में बहुत सी बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि यह कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो परिवहन में काफ़ी खर्च होता है। अधिक कच्चा माल भारी है तो परिवहन में मूल्य अधिक लगता है और लागत भी मतलब बढ़ जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में भारी और कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिमयता जो है वो होती है, उनमें से विनिर्माण उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, जैसे चीनी कारखाना हो गया, सीमेंट का फैक्ट्री हो गया, ये सारा चीज़। आगे जो है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, है ना? अभिगम्यता ऐसे उद्योग जिनमें से ऊर्जा जो है ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है, उनके ऊर्जा जो है उत्पादक स्रोतों में समीप ही स्थापित हो जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग शक्ति के स्रोत में कोयला अलावा और भी बहुत चीज़ें हो गया।
आगे क्वेश्चन है वायु प्रदूषण, है ना? वायु प्रदूषण को नियंत्रण हेतु जो है कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना है। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो कारखाने की चिमनियों में फ़िल्टर का प्रयोग होना चाहिए। उसी तरह से चिमनियों की ऊँचाई अधिक से अधिक होनी चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना का उपयोग पर रोक लगनी चाहिए। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग वाहन में होना चाहिए। आधुनिक तकनीक से बने घरेलू उपयोग को इको फ्रेंडली सामानों का मतलब उपयोग करना चाहिए। कारखानों के संघन बस्तियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया किया जा सकता है ये सब। आगे दीर्घ उत्तर जो है ना लंबा-लंबा आंसर देना है सब क्वेश्चन का। 4 का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? इनमें से जो है भारत की इनकी संभावनाओं को चर्चा करें। तो ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत सूर्य हो गया, पवन हो गया, ज्वार हो गया, लहरें हो गया, भूताप हो गया, जैविक उत्पादन है। इससे प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा भी कहते हैं। और ये सभी ऊर्जा के सतत पोषीय स्रोत हैं। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है और इनका नवीकरणीय होते रहता है। और ये ऊर्जा स्रोत जो है वो समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है। और इन स्रोतों को आरंभिक लागत अधिक होता है, किंतु इसके बावजूद भी ये अधिक टिकाऊ, परिस्थिति अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसका विवरण जो है वो निम्नलिखित है। सौर ऊर्जा है ना? तो ऊर्जा का वैसा रूप जिसे मतलब प्लेटों सौर प्लेटों के सहारे सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है, सौर ऊर्जा कहलाता है। इस तरह से देख लीजिएगा आगे। पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। आगे क्वेश्चन है रोपण कृषि के मुख्य विशेषताओं को बताइए और कुछ प्रमुख रोपण फसलों का नाम भी बताना है। तो रोपण कृषि यूरोप वासियों द्वारा की जाने वाला मुख्य कृषि जो है प्रणाली है। रोपण कृषि को बागानी कृषि भी कहते हैं और इस प्रणाली में पौधे का एक बार रोप दिया जाता है और कई वर्षों तक वो प्राप्त किया जाता है। रोपण कृषि में चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़, गन्ना, केला, कपास इत्यादि ये सब जो है वो रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि के मुख्य विशेषता क्या है? तो पहला है कि बागानों का आकार बड़े होते हैं। इन्हें अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। बागानों को कारखानों तथा बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है। सस्ता अनुकूल श्रम और स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। ये सारा चीज़ इसका विशेषता है। रोपण फसल के नाम, रोपण फसल हो गया कहवा, चाय, रबड़, कोको, गन्ना, केला, नारियल ये सब रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का वो व्याख्या करना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है और देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव भी डाला है। इसका मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है जो कि प्रति वर्ष दुगुना हो रहा है। इसके अंतर्गत जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संबंधित उद्योग है जिसमें कि ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, पेपर, टेलीफ़ोन हो गया, है ना? रडार ये सारा चीज़ आता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। तो भारत में जो है भारत चीन के बाद जो है वो विश्व का दूसरा धान उत्पादक देश है और धान की खेती भारत की कुल कृषि भूमि के 1/4 पर की जाती है और ये देश के 3/4 लोगों को प्रमुख खाद्यान्न भी है। अब धान के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए? तो धान उष्ण एवं आर्द्र जलवायु फसल है। इसे बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 27 डिग्री तापमान आवश्यक है और धान के खेत में कई महीने तक पानी भरा रहना आवश्यक है। इसकी खेती के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता रहती है और धान की खेती के लिए केवाल या फिर तो चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। पहाड़ी ढालों पर जो है वो सीढ़ीनुमा खेत बनाकर धान की खेती की जाती है और धान की रोपनी जो है कटाई और चावल की तैयार भी मतलब अधिक जो है मानव श्रम की आवश्यकता पड़ता है। आगे गहन निर्वाह कृषि को वर्णन करना है। तो गहन निर्वाह कृषि मानसून प्रदेश की कृषि है जो कि चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंपुचिया या फिर तो ये हिंद महासागर ये सब द्वीप में किया जाता है। जनसंख्या दबाव अधिक होने के कारण छोटे होते जा रहे हैं और खेतों में परंपरागत कृषि यंत्रों का भी प्रयोग यहाँ किया जाता है जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम कम जो है उत्पादक कम पाई जाती है और कृषि पर जो है जनसंख्या अधिक दबाव के कारण यहाँ जो है गहन जीवन निर्वाह कृषि भी किया जाता है और ये जो है वो 2 तरह की कृषि इसमें किया जाता है, चावल प्रधान कृषि और चावल रहित कृषि। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित तेल शोधक केंद्र को दिखाना है ना? तेल जहाँ मतलब उत्पादन किया जाता है मथुरा, बरौनी, हल्दिया, जामनगर और कोच्चि ये 5 जगह का नाम दिखाना है। तो मथुरा जो है वो कहाँ है? इस जगह पर मथुरा यहाँ है, ये आप लोग का उत्तर प्रदेश में है। बरौनी जो है वो बिहार में है ना? इस जगह पर। उसी तरह से हल्दिया जो है इधर
बंगाल में है, हल्दिया बंगाल में है। आगे फिर है जामनगर जो है ये गुजरात में है और कोची जो है वो केरल में है। तो ये तेल निकालने वाला जो है मतलब तेल उत्पादित क्षेत्र जो है, तो ये रहा आप लोग का ज्योग्राफी का दूसरा सेट। इसके बाद 2 सेट और आ सकता है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले मिले।